हेलो दोस्तों, आज जो है हम जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सब्जेक्ट जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम इसे यूनिट बाय यूनिट जो है कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि जो है हम अपना पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कर सकें और ये देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन जो हैं महत्वपूर्ण हैं और एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। इसके अलावा जीएसटी जो है अभी जो भी हम समझेंगे उसको लॉजिकल समझने की कोशिश करेंगे ताकि जो है हम उसको बेहतर समझ पाएँ और कुछ भी हमें रट्टा ना करना पड़े, है ना, कि हमने उसको याद किया फिर भूल गए। रट्टाफिकेशन हमें नहीं करना है। इसके पीछे एक और चीज़ है कि हमें सिर्फ ये सब्जेक्ट को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तक नहीं ले जाना है। ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही वाइड स्कोप है, चाहे हम सर्विस सेक्टर में जाएं, चाहे हम बिजनेस करें, जीएसटी हम देखते हैं हर जगह अप्लीकेबल है। हम किसी होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ हमें जीएसटी देना पड़ता है। यदि हम कुछ परचेज करते हैं वहाँ हमें जीएसटी देना पड़ता है। तो क्यों ना हम उसको बेहतर तरीके से समझें ताकि जब इसकी एप्लीकेशन होती है, जब हमें इनवॉइस पे जीएसटी लिखा हुआ दिखता है तो वो कैसे अप्लाई हुआ है वो हमें समझ में आ पाए। तो विद दिस हम चालू करते हैं जीएसटी। यस, ये जो है हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन में है। वहीं पे यदि कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है और आप यदि इस वीडियो पर आ गए हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है हिंदी मीडियम जीएसटी की लिंक जो है, प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगी और वहाँ से आप आसानी से हिंदी मीडियम से रिलेटेड जो जीएसटी के लेक्चर्स हैं उसे आप देख सकते हैं। तो विद दिस अब जो है हम स्टार्ट करते हैं जीएसटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीएसटी? डिस्कस इट्स सैलेंट फीचर्स। जीएसटी क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं। दोस्तों, जीएसटी को समझने के पहले हम ये समझें कि जीएसटी जो है एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्स पे आने से पहले हम ये देखें टैक्स कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन इट, है ना। टैक्स कितने टाइप के होते हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ऐसा टैक्स जो पर्सन खुद जो है गवर्नमेंट को पे करता है डायरेक्टली, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि इनकम टैक्स, मैंने कुछ अर्न किया है बिजनेस से और मेरी इनकम हुई है और उस पर जो है मुझे टैक्स पे करना है, तो मैं रिटर्न फाइल करूंगी अपना इनकम टैक्स का और वो टैक्स जो है मैं गवर्नमेंट को दे दूंगी। दैट विल बी इन डायरेक्ट टैक्स। ऐसा टैक्स जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो हम डायरेक्टली ना देकर इनडायरेक्ट वे में देते हैं। जैसे कि हमने कुछ प्रोडक्ट खरीदा, अब प्रोडक्ट की कुछ कॉस्ट है जो हम बिजनेसमैन को देंगे, है ना। अब उस पर जो टैक्स लगा होगा वो किसको दिया हुआ है? हमने अल्टीमेटली बिजनेसमैन, और वो बिजनेसमैन जो है गवर्नमेंट को टैक्स फॉर्म में भरेगा। तो ये एक इनडायरेक्ट तरीके से दे कौन रहा है? अल्टीमेट कंज्यूमर यानी हम, बट वो जा किसके थ्रू रहा है? बिजनेसमैन के थ्रू। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले इंडिया में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे जिसको जो है अब गवर्नमेंट ने सबको मर्ज करके एक इनडायरेक्ट टैक्स बनाया है, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आइए अब जो है हम इसको आगे पढ़ते हैं कि जीएसटी का मतलब क्या होता है। इट इज वैल्यू एडेड टैक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017 बाय रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको रिप्लेस करके एक टैक्स, उनका कहना था कि एक नेशन में एक टैक्स लागू होगा इनडायरेक्ट वे में, और उन्होंने जीएसटी जो है इंट्रोड्यूस किया है। कब? ऑन 1 जुलाई 2017। अब आगे बढ़ते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। यस, इट इज टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये ऐसा टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज के कंजप्शन पे चार्ज होता है। यस, अब आगे देखते हैं। प्रपोज्ड एट ऑल लेवल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू फाइनल कंज्यूमर्स विद क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड एट प्रीवियस स्टेजेस अवेलेबल एज सेट ऑफ। जीएसटी जो है एक मल्टीपल पॉइंट टैक्स है। ये हर पॉइंट पे जो है, हर स्टेज पे टैक्स लगता है। दैट मीन्स जब मैन्युफैक्चर से होलसेलर के पास गुड जाएगा तब टैक्स लगेगा, फिर होलसेलर से रिटेलर के पास और फिर रिटेलर से कंज्यूमर के पास। तो ये इट इज़ अ मल्टी पॉइंट टैक्स, इसलिए इसे कहा गया है कि ये जो है हर लेवल पे प्रपोज किया जाता है, यानी लगाते हैं। अब जो है इसमें एक और चीज़ दी गई है, क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड एट प्रीवियस स्टेजेस अवेलेबल एज सेट ऑफ।
दैट मीन्स यदि हमने प्रीवियस स्टेज पे ऑलरेडी पे कर दिया है तो जो है हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं, उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। दैट मीन्स इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर समझ पाएंगे। हम फीचर्स कंप्लीट कर लें, फिर जो है हम इसको एग्जाम्पल वे में समझते हैं कि एक्चुअली सेट ऑफ का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम नेक्स्ट पॉइंट देखें। ओनली वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स। टैक्स किस पे चार्ज होगा? सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही चार्ज होगा। ऐसा क्यों? दैट मीन्स मैन्युफैक्चर से होलसेलर, यदि कोई मैन्युफैक्चर है होलसेलर को बेच रहा है एट द प्राइस ऑफ 1000 रुपीज़, ओके, तो 1000 रुपीज़ पर टैक्स लगेगा। वहीं फिर होलसेलर जो है रिटेलर को अगर बेचता है 1500 में, तो वो 1000 पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। 500 जो उसकी वैल्यू बढ़ी है उस पे जो है टैक्स लगेगा, जिसको जो है अब हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, टोटल जीएसटी, जितना आपका टोटल जीएसटी लग रहा है आया है, उसमें से हम इनपुट क्रेडिट को लेस कर देंगे, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, तो आपका नेट जीएसटी आता है। ठीक है, अब जो है दोस्तों हम एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम इनपुट क्रेडिट को बेहतर तरीके से समझ पाएं। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया हमारे सामने। लेट अस सी एग्जाम्पल। सपोज प्रोडक्ट प्राइस जो है 2000 रुपीज़ है और इस पे जीएसटी का रेट हम अज्यूम कर लेते हैं 10%, है ना। जीएसटी के अलग अलग रेट्स रहते हैं ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, हमने अज्यूम कर लिया कि 10% जो है जीएसटी का रेट है। अब जो है यदि हम आगे इसमें फर्दर जाएं तो यदि कोई गुड्स है, मैन्युफैक्चर जो है होलसेलर को 2000 रुपीज़ की अगर सेल आउट कर रहा है, जैसे कि हमने उसका प्राइस लिखा है 2000 रुपीज़, है ना, तो 2000 का 10% यानी उसका जीएसटी कितना बनेगा? 200, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब वैसे ही जब होलसेलर जो है रिटेलर को बेचेगा तो होलसेलर कुछ अपना प्राइस ऐड करेगा कि नहीं ऐड करेगा? मैन्युफैक्चर से उसको 2000 में पड़ा है तो वो अपना प्राइस ऐड करेगा इसमें। तो जब होलसेलर से रिटेलर के पास, तो होलसेलर ने अज्यूम किया कि वो 2400 में जो है गुड्स सेल करेगा, तो 2400 पे 10% कितना बनता है? दैट इज 240। अब 240 जो है उसने जीएसटी निकाल लिया, लेकिन हम ऑलरेडी 2000 पे तो जीएसटी दे चुके हैं। कितने पे हमने जीएसटी और देना है? ऑन द 400 रुपीज़, यानी 200 जीएसटी ऑलरेडी हम दे चुके हैं। तो हम क्या करेंगे? 240 में से 200 लेस कर देंगे और 40 रुपीज़ जो है एक्चुअली जीएसटी पे होगा। ओके, अब जो है यही चीज़ को यदि हम फर्दर और बढ़ाएं कि रिटेलर जो है अब कंज्यूमर को यदि बेचेगा तो वो कुछ ना कुछ प्राइस तो इंक्रीज करेगा, 2400 से ज़्यादा में बेचेगा, अपना प्रॉफिट इंक्लूड करेगा। तो इसमें यदि बात करें तो रिटेलर ने कंज्यूमर को यदि बेचा है दैट इज एट द रेट ऑफ 2700 और उसके हिसाब से 10% निकालें तो 270। अब 270 में से ऑलरेडी हम 240 जीएसटी पे कर चुके हैं। ओके, तो कितना हमें अल्टीमेट जीएसटी पे करना है? 30 रुपीज़। यहाँ पे जो हमने सेलेंट फीचर्स में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा कि ये जो है वैल्यू एडिशन पे ही चार्ज होता है, यानी जितनी प्राइस बढ़ रही है उस पे ही जीएसटी लगता है। जीएसटी डबल कभी भी नहीं लगता है। जब जीएसटी आया था तो इसका बहुत विरोध था, सबको ऐसा लग रहा था कि हमें हर स्टेज पे जीएसटी पे करना पड़ रहा है, जैसे 2000 पे किया फिर 2400 पे। नो, एक्चुअली जितनी वैल्यू एडिशन हो रही है हम उस पर ही जीएसटी पे करेंगे। ओके, अब क्या हुआ है? अब हम इनपुट क्रेडिट को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे टोटल जीएसटी की यदि हम बात करें तो जो अल्टीमेट प्रोडक्ट कितने का जा रहा है मार्केट में फाइनल कंज्यूमर के पास दोस्तों, दैट इज ऑफ 2700। तो टोटल जीएसटी हो गया हमारा 2700 का 10%, तो वो आ गया हमारा 270। ओके, इसको हम निकाल लेते हैं ताकि हम इसे समझ पाएंगे। ओके, 2700 का 10% दैट इज 270 जो है गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। ओके, अब जिसमें से 200 मैन्युफैक्चर ने दे दिया है, बट होलसेलर जब रिटेलर से ले रहा है तो उसने होलसेलर ने रिटेलर से लिया है तो कितना जीएसटी लिया है? 240, लेकिन 200 ऑलरेडी उसने पे कर दिया है गवर्नमेंट को। तो अब जो है होलसेलर क्या करेगा? सिर्फ 40 रुपीज़ पे करेगा, 200 रुपीज़ अपने पास ही रखेगा, क्योंकि वो 200 उसने पहले ही दे दिए थे एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। तो ये होता है इनपुट क्रेडिट, है ना।
कि हमने उसको सेट ऑफ कर दिया कि जो ऑलरेडी 240 बन रहा है तो 200 हम पहले ही दे चुके हैं और 40 रुपीज़ अब हम पे कर रहे हैं, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। होप आप सबको क्लियर है। बढ़ते हैं हम आगे। ओके दोस्तों, अब जो है हम देखते हैं फीचर्स ऑफ जीएसटी। ये फीचर्स के नाम से भी आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ क्या होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, जिस भी नाम से आ जाए हम उसमें मेंशन करेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के एक्चुअली क्या क्वालिटीज़ हैं, है ना। तो लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहले दिया हुआ है इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज किस टाइप का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स, जो हम उसके मीनिंग में समझ चुके हैं। ओके, फिर इसके अलावा यदि बात करें यूनिफॉर्म टैक्स ऑल ओवर इंडिया। जीएसटी जो है पूरे इंडिया में एक जैसा ही प्रोडक्ट पे एक ही तरह का रेट लगेगा, अप्लाई होगा, चाहे आप यूपी में मैन्युफैक्चरिंग करते हो चाहे गुजरात में करते हो। पहले क्या होता था, अलग अलग स्टेट जो है अलग अलग अपने हिसाब से रेट्स चार्ज कर लेती थी। तो क्या करती थी, कोई कंपनी जहाँ पे सस्ता है जिस स्टेट में, वहाँ पे जाके मैन्युफैक्चरिंग करती थी ताकि जो है टैक्स रेट कम हो। अब जो है यूनिफॉर्म हो गया है, जिस भी जगह पे इंडिया के किसी भी कॉर्नर में चले जाइए आपको टैक्स सिमिलर लगेगा विद द सेम रेट। तो यूनिफॉर्मिटी है, हर जगह एक जैसा टैक्स लगेगा। फिर जो है टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्स जो है गुड्स के एंड सर्विसेज के सप्लाई पे लगेगा, नॉट ऑन ओनली सेल। ऐसा नहीं है जब हम गुड्स को बेचेंगे तभी जो है जीएसटी अप्लाई होगा, ये होगा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको हम डिटेल में भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट में सप्लाई में दैट मीन्स उसका सेल भी हो सकता है, आप उसको अपने पास रखे हो कहीं से लाके तो भी उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। आपने यदि उसको ट्रांसफ़र किया है तो भी, यदि आप उसका एक्सचेंज कर रहे हैं तो भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा, है ना। हर स्टेज पे जो है, यदि आपने रेंट पे कुछ दिया है, ओके, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो ये है टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, न कि सेल। ठीक है, फिर जो है स्कोप ऑफ जीएसटी जो है बहुत ही वाइड है। जैसे कि हमने पढ़ा कि ऑल ओवर इंडिया जो है ये अप्लाई होता है विद द सेम रेट्स, और ये जो है पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे भी अप्लाई होता है। और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि अल्कोहल हो गया और पेट्रोलियम, ये एक्सक्लूड किए गए हैं। क्यों किए गए हैं इसको हम बाद में समझेंगे, बट इसमें क्योंकि जीएसटी के रेट्स फिक्स हैं, है ना, 0%, 5%, 28%, उससे ज़्यादा जो है रेट नहीं है। बट पेट्रोलियम को अगर सिर्फ इतना ही परसेंट टैक्स ले रहे हैं तो गवर्नमेंट को भारी नुकसान हो जाएगा, है ना। और गवर्नमेंट का अर्निंग सोर्स यही है कि इनके थ्रू जो इनकम होती है तभी वो जो बाकी गरीबों की हेल्प करते हैं बाय वे ऑफ सब्सिडी या अलग अलग जो योजनाएं चलाते हैं और जिसके थ्रू अमाउंट आता है। तो इसके कारण पेट्रोलियम और अल्कोहल को इससे दूर करा है, क्योंकि ये जो है मेजर अर्निंग सोर्सेस हैं और इसके कारण ही गवर्नमेंट जो है बाकी के काम भी करवा पड़ती है, जैसे कि रोड बनवाना, बाकी के टैक्सेस वर्क रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर। तो इसलिए जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहल को दूर किया गया है। तो स्कोप इज़ वेरी वाइड। फिर जो है टाइप ऑफ जीएसटी, जीएसटी के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसके अलावा आता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो अलग अलग टाइप्स होते हैं। कैसे बाइफर्केशन होता है या कैसे टैक्स डिवाइड होता है, ये टॉपिक हमारे पास आएगा, उस पर हम देखेंगे, है ना। फिर मल्टी पॉइंट टैक्स, जिसको हमने उसके डेफिनेशन में समझा कि ये मल्टी पॉइंट टैक्स है, दैट इज़ हर स्टेज पे लगता है। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास जाएगा तब टैक्स आपको देना पड़ेगा, फिर होलसेलर से रिटेलर के पास तब देना पड़ेगा, रिटेलर से कंज्यूमर के पास, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मल्टी पॉइंट टैक्स। फिर सेपरेटली शोन ऑन इनवॉइस, जब भी आप इनवॉइस देखेंगे, यदि आप कहीं एग्जाम्पल ले लें कि रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और वहाँ पे जब आप बिल देखेंगे, इनवॉइस देखेंगे, तो नीचे आपको जीएसटी दिखेगा। ओके सॉरी। तो हमेशा जो है जीएसटी को हमें इनवॉइस पे शो करना है कि कितने % जीएसटी चार्ज हुआ है। ओके, कंपोजिशन स्कीम एक स्कीम है, कंपोजिशन स्कीम। यदि जो अलग अलग रेट्स एप्लीकेबल नहीं कर सकता है तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है कि ऐसा कोई जिनका टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से तक ही है, उनको जो है अपने टर्नओवर का 1% जो है
वो देना पड़ेगा। उनसे जो है कोई भी कुछ नहीं पूछेगा, हर साल जो है वो कंपोजिशन स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। यानी ऐसे बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से नीचे है, 50 लाख से 1.5 करोड़ तक का, दैट मीन्स ये जो है छोटे बिजनेसमैन है, तो उनके लिए एक कंपोजिशन स्कीम भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है कि वो ये ऑप्ट भी कर सकते हैं। फिर मेथड ऑफ चार्जिंग जीएसटी को चार्ज करने के अलग अलग मेथड्स हैं, यानी कि किस प्रोसेस में जीएसटी चार्ज होगा। तो हमने जैसे कि अभी एक फॉर्मूला देखा, टोटल जीएसटी, उसमें से यदि कुछ हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है, दैट मीन्स जो ऑलरेडी पेड है उसको हम लेस करेंगे तो हमारा नेट जीएसटी आ जाएगा। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका मतलब हमने देख लिया कि जो बेनिफिट ऑलरेडी हम टैक्स पे कर चुके हैं उसको सेट ऑफ करना, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेल्फ असेसमेंट सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें हम जीएसटी जो है खुद ही अपना सेल्फ असेस कर सकते हैं। यूजली जो है छोटे व्यापारियों के लिए है कि आप खुद ही फॉर्म भर के उसमें जीएसटीआर जो है फिल कर दीजिए। ओके, और जो कंपोजिशन स्कीम भी हमने देखी थी उसमें भी आपको साल भर में 3 बार क्वार्टरली जो है आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा जीएसटी के लिए, है ना, तो ही हम कंपोजिशन स्कीम में जा पाएंगे। तो ये हो गए हमारे सैलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी। गुड्स एंड सर्विसेज के ये फीचर्स होते हैं। तो यदि आपको एग्जामिनेशन में आता है कि फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स वे में भी यदि आता है तो ये सब पॉइंट्स जो है आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो अभी हम बोल रहे थे कि इस कितने टाइप्स का जीएसटी होता है, तो उसको जो है अब हम समझते हैं कि जीएसटी का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जीएसटी को जो है मेनली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इंट्रा स्टेट मूवमेंट, एक होता है इंटर स्टेट मूवमेंट। अब क्या होता है, बहुत आसान है, नाम पे हमें नहीं जाना है। इंटर स्टेट, जब हम कोई गुड्स का परचेज या सेल कर रहे हैं या सर्विसेज का विद इन द सेम स्टेट, यानी आपने गुड्स जो है खरीदा भी उसी स्टेट से है और बेच भी उसी स्टेट से है। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और आपने गुड्स जो है खरीदा भोपाल से है और उसको बेच जो रहे हैं आप इंदौर में बेच रहे हैं, तो विद इन द सेम स्टेट आपकी परचेस एंड सेल हो रही है, तो आप पर जो जीएसटी चार्ज होगा दैट विल बी इंट्रा स्टेट मूवमेंट या इंट्रा स्टेट टैक्स। ठीक है, वही बात करें हम इंटर स्टेट मूवमेंट की, तो परचेस एंड सेल्स टू अनदर स्टेट। यदि 2 स्टेट्स के बीच में बिजनेस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने परचेज किया है गुड्स भोपाल से लेकिन हम उसको बेच रहे हैं मुंबई में, ओके, तो यहाँ पे दोनों स्टेट्स आ गए, तो जो है आपके पास एप्लीकेबिलिटी होगी इंटर स्टेट मूवमेंट टैक्स। तब जो है इंटर स्टेट टैक्स जो है वो चार्ज होगा। ओके, अब इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? अगर यदि इसको डिफाइन या क्लासीफाई नहीं करते तो क्या होता कि स्टेट्स आपस में लड़ते हैं। जब 2 स्टेट्स की बात आती तो वो बोलता टैक्स मुझे रखना है, महाराष्ट्र बोलता, और वहीं एमपी बोलता कि नहीं परचेस हमारे यहाँ से किया है तो हम टैक्स रखेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने इंटर स्टेट मूवमेंट टैक्स बनाया है, जिसको हम देखेंगे कि किस तरीके से डिवाइड किया गया है। अब विद इन द सेम स्टेट है तो आपका जो टैक्स है वो 2 में डिवाइड होगा, CGST एंड SGST। यानी आपके जीएसटी का रेट सपोज 28% है किसी प्रोडक्ट पे जिस पे आप डील कर रहे हैं, और आप विद इन सेम स्टेट जो है बिजनेस कर रहे हैं, परचेस एंड सेल्स जो है दोनों आपका सेम बिजनेस पे हो रहा है, तो आपको जो 28% है उसमें से आधा हिस्सा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी और आधा हिस्सा जो है स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी। इसलिए जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और SGST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फॉर एग्जांपल 28% है तो 14 सेंट्रल को मिल जाएगा और 14 जो है स्टेट को मिल जाएगा। सही भी बात है, हम पूरे स्टेट जो है इंडिया में कवर होते हैं तो सेंटर का हिस्सा तो बनता ही है, उसका हक बनता है, तो सेंटर अपना हिस्सा ले जाएगा और जहाँ पे हमने बिजनेस किया है बाकी का उस स्टेट का हक बनता है तो वो स्टेट ले जाएगा। इसलिए जो है विद इन द सेम स्टेट में CGST एंड SGST। वहीं हम बात करें
यदि अनदर स्टेट आ रहा है तो वो होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी ये बोलता है कि जहाँ पर गुड्स सोल्ड हो रहा है वहाँ पे एक हिस्सा तो वहाँ इंटीग्रेटेड में सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और दूसरी वो गवर्नमेंट लेती है जहाँ पर गुड्स जो है वो सोल्ड हो रहा है ना। अदरवाइज़ क्या होता, दोनों स्टेट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होता कि हमारे यहाँ बना है और हमारे यहाँ बिका है। तो गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड बनाया है तो सेंटर का तो हक बनता ही है, क्योंकि सभी स्टेट्स को लेके बैठा है तो सेंटर जो है आधा वो ले जाएगी और आधा वो ले जाता है जो है। यानी इंटीग्रेटेड में होता क्या है, आप सिर्फ 28% पे कर देते हो। अब इंटीग्रेटेड वे में आया है तो सेंटर जो है अपना आधा हिस्सा रख लेती है और आधा जो है स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है जहाँ पे सेल हुआ है। ये होता है आईजीएसटी। ओके, तो ये है इसका क्लासिफिकेशन, इंटर स्टेट मूवमेंट एंड इंटर स्टेट मूवमेंट, जिसमें हमने इंटर में क्या देखा, सेम स्टेट, और इंटर में अनदर स्टेट में ट्रांजैक्शंस होते हैं। और फिर होता है आपका आईजीएसटी, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। अब हम देखें सीजीएसटी, दैट इज सेंट्रल एंड गुड्स सर्विसेज टैक्स। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिर स्टेट का है हमारे पास स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर आई, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जो है एक और है यूटीजीएसटी, दैट इज यूनियन टेरिटरी में यदि हम डील करते हैं विद द गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई से तो वहाँ पे जो टैक्स एप्लीकेबल होगा दैट इज यूटीजीएसटी, है ना। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, चंडीगढ़ एंड एक्सेट्रा। तो जब हम यूनियन टेरिटरी से डील करेंगे तब जो है यूटीजीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब क्या है, शॉर्ट में यदि हम देखें तो यदि सेम स्टेट में है तो हम जितना पे करेंगे उसका आधा जो है सेंट्रल ले जाएगी और आधा स्टेट ले जाएगी, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इंटीग्रेटेड में हम पूरा इंटीग्रेटेड के नाम से दे देंगे, वो फिर गवर्नमेंट का काम है, वो क्या करती है, सेंटर अपना हिस्सा रख के और बाकी का स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है, दैट इज इंटीग्रेटेड जब हम अलग अलग स्टेट में डील करते हैं। और यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी में जब हम डील करते हैं विद द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तब जो है यूटीजीएसटी एप्लीकेबल होता है। जैसे दिल्ली में यदि कोई सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है तो फिर कौन सा टैक्स लगेगा, और वहीं पे अगर हम बेच रहे हैं तो फिर कौन सा, अब दिल्ली जो है सेंटर है तो सेंटर ले जाएगी वहाँ पे, और दिल्ली स्टेट में तो आता नहीं है, दिल्ली क्या है विद इन इट्स यूनियन टेरिटरी, तो यूटीजीएसटी वहाँ पे टैक्स लग जाएगा, है ना। तो उसमें से सेंटर अपना हिस्सा निकाल लेगी और बाकी यूनियन टेरिटरी को दे देगी। ओके, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, लेट अस सी। हाँ, डिस्कस द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी की क्या दिक्कतें हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स है, दैट मीन्स शॉर्ट में अगर हम बात करें तो हमें जीएसटी की बुराई करना है, चाहे उसमें बुराई हो ना हो लेकिन हमें करना है। ओके, तो देखते हैं जीएसटी की क्या बुराइयां हैं। लिमिटेशंस ऑफ जीएसटी। ओके, डिफ़िकल्टी इन सेट ऑफ, बोल रहे हैं कि जीएसटी में सेट ऑफ करने में डिफ़िकल्टी होती है, दैट मीन्स ऑलरेडी जो पेड है फिर हम उसका कैलकुलेशन करें कि पहले कितना दिया हुआ है अभी कितना दिया है, फिर उसका हिसाब निकालना, दैट इज़ थोड़ा सा ट्रबलिंग हो सकता है, दैट इज़ वाई डिफ़िकल्टी इन सेट ऑफ। फिर यदि हम बात करें मल्टीपल टैक्स रेट्स जो है मल्टीपल है, जैसे अलग प्रोडक्ट्स के लिए 0%, किसी के लिए 15%, किसी के लिए 28%, तो इस तरीके से जो है मल्टीपल टैक्सेस हैं, तो कन्फ्यूजन होता है कि कौन से प्रोडक्ट पे कौन सा टैक्स लगेगा। ओके, अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स हैं, अकाउंटिंग से डील करना, जब हमें पता नहीं रहेगा एग्जैक्टली कि हमारे यहाँ पे कौन सा रेट एप्लीकेबल, हमारे प्रोडक्ट के लिए कौन सा रेट एप्लीकेबल है, फिर उसको फाइंड करो, ये करो, तो अकाउंटिंग में दिक्कत होती है। और बहुत सारे रिटर्न्स फाइल करना, GSTR 1, 3, तो इसमें कन्फ्यूजन है, दैट मीन्स यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट, आपको एक्सपर्ट की हेल्प लेकर ही जीएसटी फॉर्म्स को फिल करना रहता है, हम खुद से नहीं कर पाते, तो ये उसका इशू है। प्रॉब्लम इन रिफंड में इशू आता है, दैट मीन्स जो सेट ऑफ रहेगा, आपने यदि एक्स्ट्रा पे कर दिया है तो वहाँ पे रिफंड में दिक्कतें आएंगी। कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल, कभी कभी हो सकता है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा कि ये सप्लाई जो है हमसे रिलेटेड है, भले हमने उसका क्लासिफिकेशन किया है, बट प्रैक्टिकली जब ये चीज़ें होती हैं तो देयर में बी चांसेस
कि वहाँ पे स्टेट और सेंटर के बीच में जो है डिस्प्यूट्स हों। ओके, फिर जो है नेक्स्ट हायर प्राइस, जीएसटी से जो है प्राइस कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है, अल्टीमेट बर्डन जो है कंज्यूमर के ऊपर आ जाता है, तो प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। मोर फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैंने बोला बहुत सारे रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आप रजिस्ट्रेशन के, यदि कोई नया पर्सन है उसे बिजनेस खोलना है, अब वो रजिस्ट्रेशन ही जीएसटी की करवाते रहेगा कि वो फोकस करेगा नए बिजनेस पे, है ना। तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। फिर जो है करप्शन इज एवरीवेयर, तो हियर ऑल्सो देयर इज चांस कि हम अपना जो है बिलिंग जो है फाइनल वे में ना करवाएं, है ना, वाइट में ना करवाएं, तो देयर में भी चांसेस ऑफ द करप्शन, ये तो हमें हर जगह मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जो है हमने देखा कि लिमिटेशंस जीएसटी की क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या बुराइयां हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई, डिस्कस द स्कोप ऑफ सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या होता है एंड डिस्कस द स्कोप ऑफ सप्लाई। जैसे कि अभी हमने देखा था कि जीएसटी जो है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे ही चार्ज होता है, तो सप्लाई का मतलब क्या है वो हम डिटेल में देखते हैं। ओके, सो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, बट इंक्लूड्स कंसिडरेशन दैट सप्लाई इज टू बी यूज्ड इन बिजनेस। सप्लाई का मतलब है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हो जिसके बिहाफ पे कंसिडरेशन हो, दैट मीन्स कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन हो, मॉनेटरी हो, लेन देन हो, और ऐसा सप्लाई होना चाहिए जो बिजनेस में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए या फिर सर्विस रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। सप्लाई में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। सप्लाई इंक्लूड सेल। ओके, जैसे कि हमने शॉर्ट में देखा था क्या क्या चीज़ें सप्लाई में आती हैं। सेल आ जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स हो रहा है या सर्विसेज हो रहा है तब भी जो है जीएसटी चार्ज होगा। एक्सचेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल कि हमने ओल्ड रेफ्रिजरेटर जो है देकर जो है नया रेफ्रिजरेटर ले लिया, तो वहाँ पर भी आपका जीएसटी एप्लीकेबल है। ओके, देन बार्टर एन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, जो पहले चलता था बट वो इंक्लूड है इस डेफिनेशन में, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लाइसेंस, किसी चीज़ का लाइसेंस अप्रूवल ले रहे हैं हम, रजिस्टर करवा रहे हैं, वहाँ पे भी जीएसटी एप्लीकेबल है। दैट इज लाइसेंस कम्स अंडर सर्विस, है ना, वो गुड्स में नहीं आएगा, सर्विसेज में आएगा, तो सप्लाई में इंक्लूड होगा। रेंटल, इफ़ देयर इज समथिंग रेंटल प्रॉपर्टी, कोई हम रेंट पे दे रहे हैं तो लीगल फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू दैट ऑल्सो कम्स अंडर सप्लाई। लीज पे यदि कुछ है वो भी सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा। डिस्पोजल, डिस्पोज्ड ऑफ, फिनिश ऑफ कर रहे हैं हम उसको, किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को, एट दैट टाइम ऑल्सो इट्स रिक्वायर्स, यस, इट इज इंक्लूडेड इन द सप्लाई। ठीक है, अब स्कोप ऑफ सप्लाई, जैसे हमने सप्लाई में ये सब चीज़ें देख ली कि सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है, वो सर्विस भी हो सकती है, गुड्स भी हो सकता है। अब सप्लाई जो है अगेन अब बिगर क्राइटेरिया, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है उसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्कोप ऑफ सप्लाई, अब स्कोप ऑफ सप्लाई में यदि बात करें तो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, तो उसमें आपका सेल, ट्रांसफ़र, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, रेंटल, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद सप्लाई ऑफ सर्विसेज यदि आता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो है वो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएंगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स या कोई सिविल एमिनिटीज़ हो गया और कोई बिल्डिंग हो गई, वो जो है इसमें आ जाएगा। टेम्पररी ट्रांसफ़र ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को टेम्पररी कुछ समय के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इट ऑल्सो कवर्स द पार्ट ऑफ जीएसटी और वो सप्लाई ऑफ सर्विस में इंक्लूड होगा। सर्विस रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर, जो टेक्निकल रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स बनते हैं वो भी आप एक तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, तो उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। यानी जीएसटी सिर्फ किसी सेल पे नहीं होगा, हर उस प्रोडक्ट और सर्विस पे होगा जिसका सप्लाई किया जा रहा है, चाहे वो आपके हाथ में है अभी के समय बट आप उसको बेचेंगे, तो जब आप खरीद कर लाए हैं तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, बेचेंगे फिर उस पर जीएसटी लगेगा यदि हम उसमें वैल्यू को बढ़ा के जो है हम उसको बेच रहे हैं। ओके, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स का होता है। देन सप्लाई ऑफ सर्विसेज,
फिर जो है क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है वो भी सप्लाई में इंक्लूडेड हैं। उसमें से क्या चीज़ें हैं, ओके। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस नॉट एप्लीकेबल ऑन गुड्स, गुड्स पर एप्लीकेबल नहीं है बट सर्विसेज पे एप्लीकेबल है। सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, जो सर्विस आप कंसिडरेशन उसके बिहाफ पे पैसा ले रहे हैं तो वो उसमें इंक्लूड है। सर्विस फॉर बिजनेस और पर्सनल कंजप्शन विल ऑल्सो बी इंक्लूड। दैट मीन्स इम्पोर्ट की यदि हम बात करें तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस जो है वो एप्लीकेबल है जीएसटी के लिए। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। हम बाहर से किसी कंसल्टेंट को बुला रहे हैं, हम किसी डॉक्टर की सर्विस ले रहे हैं बाहर से, वो जो है जीएसटी में कवर होगा। लेकिन यदि हम किसी गुड्स का इंपोर्ट कर कर लेकर आ रहे हैं हमारी कंट्री में तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या लगता होगा, कस्टम ड्यूटी लगती होगी। वो भी आपका एक यूनिट है जिसको हम पढ़ेंगे, ओके। तो ये हो गया आपका इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब जो है इसमें नेक्स्ट हम बात करें एक्टिविटीज़ नॉट इंक्लूडेड इन सप्लाई। ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपके सप्लाई में नहीं आती हैं तो कौन कौन सी हो गई, सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय काम कर रहा है एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे, तो वहाँ पे जीएसटी नहीं एप्लीकेबल है ना, उसको सैलरी मिल जाएगी। सर्विस ऑफ फ्यूनरल, किसी के फ्यूनरल पर कुछ सर्विस रेंडर कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी उससे रिलेटेड यदि आप कुछ प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं फ्यूनरल से रिलेटेड, मे बी पार्ट ऑफ एम्बुलेंस सर्विस, कुछ भी सर्विस हो सकती है, वो जो है सप्लाई में नहीं आएगा। फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय जो है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव, पंचायत, यदि किसी के द्वारा फंक्शंस इवेंट्स परफॉर्म किया जा रहा है तो वो भी सप्लाई में नहीं आएगा। तो ये है स्कोप ऑफ सप्लाई, जिसमें गुड्स भी शामिल है, सर्विसेज भी शामिल है, और इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज हमने देखा वो भी इंक्लूड है बट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूड नहीं है, ओके। और ऐसी चीज़ें भी देखी जो सप्लाई में इंक्लूड नहीं है, तो वो ये है कि एम्प्लॉय जो है काम कर रहा है तो वहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। फ्यूनरल एक्टिविटीज़ पे कुछ सर्विसेज या गुड्स से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं तो वो उसमें इंक्लूड, मतलब उसमें आप डील कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये हमने देखा स्कोप ऑफ सप्लाई, ओके। तो देख लीजिए एक बार, और नोट्स जो है आप बनाते चलिए, इट विल रियली बी हेल्पफुल। आप यदि पढ़ते पढ़ते देखते देखते जब नोट्स बनाते जाएंगे, उसको शॉर्ट में लिखते जाएंगे, वो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, आपको उसको याद नहीं करना पड़ेगा, बार बार समझ में आ जाएगा, ओके। और एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पॉइंट्स बने हुए हैं, तो विद इन 10 to 15 मिनट्स जो हैं आप पूरा यूनिट रिवाइज करके और उसको पूरा समझ सकते हैं, ओके। अब जो चलते हैं हम, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। शॉर्ट नोट्स लिखने हैं हमको 2 पर, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। दैट मीन्स ये 2 टर्म है जिन्हें हमें समझना है कि कंपोजिट सप्लाई क्या होता है और मिक्स्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है, ओके। कंपोजिट सप्लाई मीन्स अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। ऐसा सप्लाई यानी जिसमें गुड्स से रिलेटेड सेल, ट्रांसफ़र, एक्सचेंज हो सकता है या कोई सर्विस हो सकती है, मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू अ रिसीवर consisting of 2 or more tax supplies of goods and services or both in combination which as features as, इसको जो है हम एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छे से। कंपोजिट सप्लाई क्या बोल रहे हैं अभी, ऐसा सप्लाई जो कि कोई टैक्सेबल पर्सन जो है सप्लाई कर रहा है टू द रिसीवर, जिसके पास 2 या मोर देन 2 टैक्सेबल सप्लाईज हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, ओके। जैसे कि जब हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, ओके, उसके साथ हमें यदि हमने एसी लिया तो एसी के साथ हमें क्या मिलेगा, वारंटी कार्ड मिल सकता है कि उसकी वारंटी दे दी आपको 3 साल के लिए, वो सर्विस या उसका मेंटेनेंस देखेंगे। अब एसी जो है खुद में एक प्रोडक्ट है, अब लेकिन साथ में आपको एक और चीज़ की सर्विस मिल रही है ऑफ द वारंटी। 2 प्रोडक्ट अगर मतलब एक सर्विस होगी, एक गुड्स आ रहा है, इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं तो वो होता है कंपोजिट सप्लाई। जैसे कि इसके फीचर्स आपको दे रहे हैं, वन ऑफ विच इज़ प्रिंसिपल सप्लाई, उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होता है। जैसे मेनली आपने क्या लिया है एसी, तो वो आपका प्रिंसिपल सप्लाई हो गया। उससे रिलेटेड जो आपको वारंटी मिल रही है वो क्या हो जाएगी,
उसकी सब्सिडरी या एंसिलरी या सपोर्ट सर्विस बोल सकते हैं। इट इज़ नेचुरली बंडल्ड, वो साथ में ही बंडल्ड आती हैं। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो साथ में डील कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर कंपोजिट सप्लाई, सप्लाइड इन कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर, एक साथ ही आपको मिलेगी उसकी सर्विस, है ना। वो दो गुड्स भी हो सकते हैं साथ में, या गुड्स एंड सर्विस भी हो सकती है, जैसे हमने एसी एंड उसका वारंटी देखा, ठीक है। यस, एग्जाम्पल की बात करें तो कार रिपेयर्स ऑल्सो सप्लाइंग स्पेयर पार्ट्स। आप रिपेयरिंग के लिए गए, सर्विसिंग के लिए गए, लेकिन ऑप्शन में कार रिपेयरिंग कंपनी जो है आपको स्पेयर पार्ट्स भी दे रही है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। दो चीज़ें साथ में हो रही है, कंपोजिट सप्लाई। होटल प्रोवाइडिंग लॉन्ड्री सर्विस, होटल में आप रहने जा रहे हैं, यू विल पे फॉर इट, एंड एक्स्ट्रा सर्विस वो क्या दे रही है आपको, लॉन्ड्री सर्विस दे रही है। यानी होटल में जो जीएसटी में भी फॉर द फूड रिलेटेड, फॉर द जो जगह पे हम रह रहे हैं उसका हम जीएसटी पे करेंगे, और साथ में जो है लॉन्ड्री सर्विस है, दैट मीन्स एक सर्विस और इंक्लूड है, तो ये जो है सप्लाई में इंक्लूड होगा। अब जो है और हम समझते हैं, एक और एग्जांपल है हमारे सामने, परचेज ऑफ टेलीविजन सेट्स विद वारंटी एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। एसी जैसा ही एग्जांपल हमारे सामने है कि हमने टेलीविजन सेट खरीदा है, उसके साथ हमें वारंटी भी मिली है और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। हियर सप्लाई ऑफ टीवी इज द प्रिंसिपल सप्लाई, जो टेलीविजन हमें मिला है वो मेन प्रोडक्ट है, तो ये प्रिंसिपल सप्लाई हो गया, मेन सप्लाई हो गया। वारंटी एंड मेंटेनेंस सर्विस आर सपोर्ट सर्विस, ये सपोर्ट सर्विस, लेकिन ये एक से ज़्यादा है और नेचुरली साथ में बंडल्ड है, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये होती है आपकी कंपोजिट सप्लाई। अब वहीं यदि हम बात करें हमारे मिक्स्ड सप्लाई के बारे में, तो मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है, व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और इन कॉम्बिनेशन विथ ईच अदर by taxable person for single price where such supply does not constitute composite supply। पहले तो ऐसा सप्लाई जो composite नहीं है। मिक्स सप्लाई में क्या होता है, एक से ज़्यादा सप्लायर किसका, गुड्स या सर्विसेज का, वो कुछ कॉम्बिनेशन बना के अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। हम चाहें तो उन गुड्स या सर्विसेज को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर जीएसटी, बट हम उसको कॉम्बिनेशन में बेच रहे हैं और वो जो है मिक्स्ड सप्लाई कहला रहा है। जैसे कि सप्लाई ऑफ कैंड प्रोडक्ट्स, जो केन में आती हैं, पैकिंग में आती हैं, सच एज चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स या कोल्ड ड्रिंक्स जो आपको मिलती हैं। ईच ऑफ दिस आइटम व्हेन सप्लाइड फॉर सिंगल प्राइस इज मिक्स्ड सप्लाई। हम कोल्ड ड्रिंक जब लेते हैं तो हम कोल्ड ड्रिंक का प्राइस देते हैं कि हम बॉटल का अलग प्राइस देते हैं और जो उसमें ड्रिंक रहती है उसका अलग प्राइस देते हैं, इट इज़ अ मिक्स्ड सप्लाई। बल्कि हमने उसका प्लास्टिक जो है वो अलग जगह से बॉटल बनी होगी, है ना, तो वो एक प्रोडक्ट हो गया, उसमें ड्रिंक जो है वो दूसरी प्रोडक्ट हो गई। तो ये जो है मिक्सचर है, चाहें तो हम दोनों के लिए अलग अलग जीएसटी एप्लीकेबल कर सकते हैं, है ना, बट ये जो है एक सिंगल प्राइस क्रिएट करती हैं, दैट इज मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई में यही डिफरेंस है कि ये नेचुरली बंडल्ड नहीं रहते हैं, इनको हम सेपरेट करके इस पे जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। कंपोजिट पे वो जो है कॉम्प्लीमेंट्री रहती हैं, साथ में ही आती हैं। ओके, एक बार उसका डिफरेंस जो है हम देख लेते हैं हमारे सामने। कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई, नेचुरली बंडल्ड रहता है और ये नेचुरली बंडल्ड नहीं रहता है। ओके, फिर नॉट फॉर सिंगल प्राइस, दैट मीन्स कंपोजिट सप्लाई जो है सिंगल प्राइस के लिए नहीं रहता है, अलग अलग प्राइस सेपरेट कर सकते हैं हम इसको, लेकिन मिक्स्ड प्राइस जो है हमेशा आपको सिंगल प्राइस पे ही मिलेगा, उसको मिक्स किया गया है इसलिए वो सिंगल प्राइस क्रिएट हुआ है। ओके, और ये कंपोजिट सप्लाई जो है सिंगल प्राइस पे डील नहीं करता है। हम वारंटी के लिए कभी कभी एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं फॉर द मेंटेनेंस, तो वो सिंगल चार्ज जरूरी नहीं है सिंगल प्राइस पे आपको अवेल हो, ठीक है। तो ये है डिफरेंस कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई में। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, व्हाट इज कंपोजिट लेवी। कंपोजिट लेवी या कंपोजिट स्कीम, जिसको हमने शॉर्ट में उसके फीचर्स में देखा है कि कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, ये वही है ना। यदि वहाँ हमें समझ में आ गया है तो यहाँ हम इजीली उसको समझ पाएंगे। अब कंपोजिट स्कीम क्या है, एनी फर्म हुज एग्रीगेट टर्नओवर इज 50 लाख
नॉट मोर देन 1.5 करोड़ कैन अडॉप्ट कंपोजिट स्कीम। अब कंपोजिट स्कीम क्या है? जिसको जीएसटी फुल्ली एप्लीकेबल नहीं करवाना है, ऐसी फर्म्स को, उनके लिए गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम निकाली है कि आप यदि छोटे व्यापारी हो तो आप जो है, जिसका टर्नओवर 50 लाख जो है, मिनिमम 50 लाख है और मैक्सिमम जो है 1.5 करोड़ है यदि टर्नओवर, तो आप कंपोजिट स्कीम में आ सकते हैं। अब क्या है कंपोजिट स्कीम के फीचर्स? तो एलिमेंट्स जो हैं उसके कंपोजिशन स्कीम के, वो इस तरीके से हैं। कंपोजिशन सप्लायर्स, एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन सप्लायर्स शेल पे 1% ऑफ द टोटल टर्नओवर। उनको जो है अपने टर्नओवर का 1% जो है वो देना पड़ेगा। कुल मिला के जितना आपका टर्नओवर है उसका 1% आप हर साल टैक्स भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जीएसटी में अलग अलग रेट्स में फंसने की ज़रूरत नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं आपके पास, कुछ भी नहीं देखना है। यदि आपका टर्नओवर इस बीच में आता है और आपने कंपोजिशन सेलेक्ट किया है तो जस्ट 1% ऑफ टोटल टर्नओवर पे करना है। शैल नॉट बी चार्ज इन इनवॉइस, इनवॉइस पे चार्ज नहीं होगा। जितना भी टर्नओवर है टोटल जस्ट आपको पे करना है। नॉट एलिजिबल टू गेट इनपुट टैक्स रिबेट, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेते हैं वो आप नहीं ले पाओगे। क्वार्टरली रिटर्न शैल बी फाइल, आपको क्वार्टरली जो है इसका रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। प्रिस्क्राइब फॉर्म इज टू बी फिल्ड फॉर कंपोजिशन लेवी, यदि आप कंपोजिशन स्कीम भरना चाहते हैं, उसमें इंक्लूड होना चाहते हैं, तो आपके लिए उसके लिए जो है प्रिस्क्राइब फॉर्म जो है वो आपको फिल करना पड़ेगा। सिंपल सा है, दिस इज कंपोजिशन स्कीम या कंपोजिशन लेवी। ओके, यस दोस्तों, तो यहाँ पे जो है हमारे यूनिट फर्स्ट जो है हमने डिस्कस कर लिया। मोस्टली जो छोटे छोटे टर्म्स हैं जीएसटी में हैं उनको हमने डिस्कस किया कि क्या होते हैं, ताकि हमें बेसिक नॉलेज हो जाए कि जीएसटी एक्चुअली क्या है, और उसके टर्म से यदि हम परिचित हो पाएंगे तो ही हम उसकी प्रैक्टिकलिटी को भी समझ पाएंगे। फिर मिलते हैं हम विद द नेक्स्ट यूनिट। ओके, टिल देन थैंक यू फॉर दिस सेशन।